आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 103 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 104 मुलाहिज़ा फरमाए। मेरी समझ में नहीं आया कि ये यक बयक मुनज़्ज़म कैसे हो गए। तुम काला हन को भूल रहे हो, उसने कहना चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा बदमाश था। चलो ठीक है, ये बताओ कि वीरा का फ़ोन कब तक आने की उम्मीद है? उसने चौंक कर सवाल किया। किसी भी वक्त आ सकता है। उससे बात होने तक हम में से एक को कमरे में रुकना होगा। तुम ठहरना, मैं तो जरा घूमने जाऊंगा। मुझे मीनारों वालियां देखने का शौक है। बेख्तियार मेरे जहन में इब्न सफ़ी का नाम ताज़ा हो गया, जिनके एक नावल का यही नाम था। आसमान की तरफ खड़े हुए सख्त और लंबे बालों के ऊंचे ऊंचे रंग बिरंगे मीनार सरों पर सजाए, बाजारों में फिरने वाली वो लड़कियां खुद को पंख कहती थी और मीनारों वालियां का नाम उन्हीं को ज़ेब देता था। हो सकता है कि इब्न सफ़ी ने ऐसे ही किसी शाहकार से मुतासर होकर अपने नावल का यह नाम तजवीज़ किया हो। ज़रूर चाहो, मैंने कहा, लेकिन ज़रा होशियार रहना। ये पंख लड़कियां अपने खड़े हुए बालों से सींगों का काम भी ले डालती हैं। होटल का कार्ड ज़रूर ले लेना ताकि रास्ता भूल जाने की सूरत में किसी टामी से मदद ले सको। वो खुशी के साथ उठा और अपने कमरे की तरफ हो लिया। मेरा ख्याल था कि अगर हमें गज़ाला की तलाश का कठिन मरला दरपेश न होता तो लंदन की फसूखेज़ और रंगीन जिंदगी के बारे में ज़्यादा जोश व खरोश के साथ अपनी दिलचस्पियों का मुजाहरा करता। पहले वो जो कुछ ख्यालों की दुनिया में देखता रहा था, उन्हीं सब चीज़ों को सामने पाकर वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वो तैयार होकर होटल से चला गया और मैंने काहिलाना अंदाज में बिस्तर पर दराज होकर टेलीविज़न ऑन कर दिया। 11 बजे अचानक ही कमरे में तपाई पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और मैंने बिस्तर से छलांग लगाते हुए बेताबी के साथ रिसीवर उठा लिया। बाहर से तुम्हारी कॉल है मिस्टर अकबर। ऑपरेटर के पैगाम के साथ ही दूसरी तरफ से लाइन मिल गई। मैं 5848-273 पर हूँ। दूसरी तरफ से वीरा की आवाज़ आई। कमरा नंबर 205 ये सोहो के इलाके में वाक़ है। होटल में? मैंने हर से कहा। मालूम होता है कि बुरा वक्त आने पर यहाँ तुम्हारे शनासाओं ने भी तुमसे आंखें फेर ली हैं। मैं तो किसी पुरतकल्लफ मकान में तुम्हारे पास मुंतकिल होने के इम्कानात पर सोच रहा था। फजूल बातें न करो। उसकी खुश्क आवाज़ सुनाई थी। यहाँ बतेरे लोग मुझे सर आंखों पर खुशी से बिठाएंगे और कोई नहीं तो ऐश बर्न मेरी मेज़बान बन सकती थी, मगर मैं अपनी वजह से दूसरों के लिए परेशानियां नहीं खड़ी करना चाहती। अखबारात तो तुमने देख लिए होंगे, मैंने मानी खिज लहजे में कहा। हाँ, वो लोग बुखला गए हैं। 3 शहरों में तशद्दुद का वाक़यात के पसे पूछते उन्हीं का हाथ कार फरमा है, लेकिन अखबारात में तो गंजों का जिक्र था। मैंने हैरत के साथ कहा। उन सब ने मुकम्मल नकाबें इस्तेमाल की थी, जिसमें चेहरा छुपने के साथ ही बाल भी छुप गए थे और वो दूर से गंजे नजर आने लगे थे। वो अपने मकसद में कामयाब रहे हैं, लेकिन मकसद क्या था उनका? वो जलाड़ में की गई मुनज़्ज़म लेकिन बेमकसद कार्रवाई थी। अलबत्ता वो ये तासुर देने में कामयाब रहे कि तशद्दुद के वाक़यात में गंजे मुलव्विस थे। अब पुलिस उन्हीं पर ज़्यादा तवज्जो देगी। दाऊद का कुछ सुराग मिला? मैंने फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। उससे मेरी बात हुई है। मेरी रुपोशी पर बनाया हुआ है, मगर मैंने उसे 2 टूक अल्फाज में बता दिया है कि अब मैं फ़िज़ा साजगार होने तक दूर ही रहूँगी। आओगे तो तफसील बताऊँगी। सुराग नहीं मिला तो बात कैसी होगी उससे? मैंने उलझन अमेज़ लहजे में पूछा। मैं कल रात होटल से ऑपरेटर्स अपने साथ निकाल लाई थी। उस पर जब चाहूँ उससे बात कर सकती हूँ, बल्कि कई और लोगों से भी रब्ता कायम हो सकता है। मगर फिलहाल मैं तुम्हारे काम पर तवज्जो देना चाहती हूँ। कुछ पता चला उसके बारे में? मैंने गज़ाला का नाम लिए बगैर सवाल किया। एक नाम रोशनी में आया है, उसी से सारी उम्मीदें वाबस्ता है। चाहो तो मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ सकता हूँ। मैंने उससे करीब रहकर गज़ाला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की नीयत से पेशकश की। फिलहाल बेकार हूँ, लेकिन यह ख्याल रखना कि किसी भी वक्त भाग दौड़ में मसरूफ़ हो सकती हूँ। ऐसा वक्त आने पर देखा जाएगा, मैं आ रहा हूँ। मैंने जवाब सुने बगैर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया और फौरी तौर पर रवानगी की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। रास्ते में एक ऑफ लाइसेंस शॉप से ब्लैक लेवल की बोतल खरीदता हुआ मैं ट्योडर होटल पहुंचा तो ये देखकर खासी मायूसी हुई कि वो एक बार रौनक मकाम पर वाक़ होने के बावजूद मुश्तबा माहौल वाला एक मामूली सा होटल था, जहाँ शुरफा का क़याम करना बज़ाहिर मुश्किल नजर आता था। अंदर कदम रखते ही एहसास हो जाता था कि वहाँ होटल की आड़ में कुछ और ही धंधे होते हैं और शायद उन्हीं खसूसियात की वजह से वीरा ने उस होटल को अपनी रुपोशी के लिए मुंतखब किया था। होटल की इमारत की साख्त से यह अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था कि रहायशी कमरे ऊपर होंगे। वीरा के कमरे के नंबर से मेरा अंदाज़ा था कि वो दूसरी मंजिल का 5वां कमरा होगा। ज़्यादा मैं बराह रास्त ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन इस्तकबालिया काउंटर पर बैठे हुए शख्स ने नरमी के साथ मुझे रोक लिया। आप किससे मिलेंगे सर? उसकी खलीखाना आवाज़ सुनते ही मुझे घूम जाना पड़ा। इस होटल में इस्तकबालिया काउंटर ऐसी जगह पर बनाया गया था कि वहाँ पर बैठे हुए क्लर्क की नज़रों से बचकर सीढ़ियों तक पहुँचना नामुमकिन था। क्लर्क के मुदाखले से साफ जाहिर हो गया था कि ये लोग मुलाकातियों से ज़्यादा अपने होटल में ठहरे हुए मेहमानों के आराम और खलवत का ख्याल रखते थे और शायद मुलाकातियों के लिए मेज़बान से पेशगी इजाज़त दिए बगैर ऊपर जाना दुश्वार था। यह एहतियात महज इसी ख्याल से रखी गई थी कि कहीं किसी गाहक को अपने अचानक नमदार होने वाले मुलाकाती के सामने न गुफ्तबा सूरत हाल के बिना पर शर्मिंदगी न उठाना पड़े। कमरा नंबर 205।
मैंने वीरा का नाम लिए बगैर खुश्क लहजे में कहा, क्योंकि मैं उससे ये पूछना भूल गया था कि वो ट्यूडर में किस नाम से ठहरी हुई है। मेरा नाम अकबर है, जिससे मिलना है उसका नाम जानते हो? क्लर्क ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए सवाल किया। नहीं, मगर वो मुझसे वाकिफ होगी। क्लर्क ने आंखें चढ़ाकर मानी के अंदाज में अपने सर को जुम्बश दी और नंबर मिलाकर वीरा से बात करने के बाद मुझे सीढ़ियों की तरफ जाने का इशारा करते हुए अपने नेक ख्वाहिशात के इजहार में दाहिनी मुट्ठी बंद करके अंगूठा फिजा में बुलंद कर दिया। शायद उस तरह वो मुलाकात से वापसी पर अपनी टिप पक्की कर रहा था। वीरा अपने कमरे का दरवाजा खोल राहदारी में मेरी मुंतजिर थी। वो मुझे साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि एक मदकूक सा अधेड़ उम्र सफेदफाम पहले से उसके कमरे में मौजूद था और कुर्सी पर बैठा तकरीबन ऊँग रहा था। ट्यूडर के माहौल की तरह वो कमरा भी अजीब था। कमरे में ख्वाबनाक अंदाज में बिलवास्ता धीमी रोशनी रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे रोमानी फिजा की बजाय घुटन हो रही थी। कमरा चौड़ाई के मुकाबले में गैर मामूली तनासिब से तवील था और उसमें एक दूसरे से मुत्तसिल 4 सिंगल बेड पड़े हुए थे। वो अजीबुल खलकत सफेदफाम उन्हीं में से एक कुर्सी पर विराजमान था। उसके बदन पर ग्रे रंग का सालखोर्दा सा 3 पीस सूट चढ़ा हुआ था, जिस पर जा बजा शिकने पड़ी हुई थी। मैले कादर से टाई झूल रही थी। अगर उसके 3 पीस के बटन बंद होते तो शायद टाई की बदनुमाई बड़ी हद तक छुप जाती। मैंने उसका जायजा लेने के बाद इत्तफामिया अंदाज में वीरा की तरफ देखा और वो मुस्कुरा थी। ये लॉर्ड आइजक हैं। वीरा उसके करीब पहुंचकर बुलंद आवाज में मुझसे मुखातिब हुई। ऊँगते हुए लॉर्ड ने कसलमंदाना अंदाज से आंखें खोलकर सपाट नजरों से मेरी तरफ देखा और मैं काम कर रह गया। उसकी आंखों में मौत की सर्द वीरानी और बेरौनकी रची हुई थी, जो मंशियात के आदियों में आम तौर पर नजर आती है। ये अपने खानदान के अब आखिरी चश्मो चिराग रह गए हैं। वीरा ने मेरे हमरा उसके सामने कुर्सी संभालते हुए अंग्रेजी में तारुफ जारी रखा। जोसेफ और जैकब के सगे चचाजाद भाई थे। इस दौरान अधेड़ उम्र लॉर्ड यूं तफहमी अंदाज में सर हिलाता रहा था जैसे गैर इरादी तौर पर वीरा की बातों की तायद कर रहा हूँ। फिर वीरा मेरा तारुफ करवाने के बाद खामोश हुई तो मैंने लॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने नीम दिली के साथ अपना सर्द इस्तखानी हाथ मेरी गिरफ्त में दे दिया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने हाथ मिलाते हुए वो किसा पिटा रवायती फिक्र दोहराया, मगर उसने किसी जवाबी खुशी का इजहार करने के बजाय सर को यूं जुम्बश थी जैसे उससे मिलकर खुशी होना मेरे फराइज मनसबी में शामिल रहा। शायद गैर मुल्की हो। मुसावे के बाद उसने सपाट और बोझल लहजे में पहली बार जुबान खोली। कहाँ से आए हो? ये इंडिया से कल ही आए हैं। मेरी लाई हुई ब्लैक लेबल की बोतल खोलते हुए वीरा अचानक बोली। ओह। उसने बेपरवाना अंदाज से अपने ढलकी हुई शाने उचकाने की नाकाम कोशिश की। मुझे याद पड़ता है इस नाम के इलाके पर तवील मुद्दत तक हमारी हुकूमत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसके शिकन आलूद और सालखोर्दा सूट पर निगाह उड़ाते हुए तंजिया लहजे में कहा। जब हम तुम्हारे जेर नगी थे तो तुम्हारी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, मगर अब तो महीनों तलू भी नहीं होता। मेरा तंज उसके पल्ले ही न पड़ सका, या फिर ब्लैक लेवल की चमकती और ललकारती हुई बोतल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली थी, क्योंकि वह बोतल को देखकर नदीदों की तरह अपने लोबों पर जुबान फेर रहा था। बड़ा ही फुक्कड़ लॉर्ड है ये तो। मैंने उर्दू में इतनी धीमी आवाज में कहा कि बस वीरा ही मेरी आवाज सुन सके। इसे चढ़ाने की कोशिश न करना, एक बार सनक गया तो घंटों काबू में नहीं आएगा। गिलास कहाँ रखे हैं? लॉर्ड ने बोतल को घूरते हुए भराई हुई आवाज में सवाल किया। मैं बंदोबस्त करती हूँ, तुम जरा नीचे किसी स्टोर से बादामों का डिब्बा ले आओ। वीरा ने अपने परस से 10-10 पाउंड के 2 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और वो रकम लेकर सादतमंदाना अंदाज में कमरे से निकलता चला गया। क्या बादाम बहुत महंगे हैं यहाँ? उसके निकल जाने के बाद मैंने 20 पाउंड को रुपए में मुंतकिल करते हुए वीरा से सवाल किया। ये हेरोइन का आदी हो गया है, वो मगमूम लेजम बोली। बादामों के साथ वो अपने नशे का भी कोई बंदोबस्त करके आएगा। बसूरत दीगर ये पूरी बोतल भी उसके लिए नाकाफी होगी। इंटरकॉम पर बर्फ सोडे और खाली गिलासों के लिए हदायत देकर वो मुझे लॉर्ड आइजक के पस मंजर और उसकी अहमियत से आगाह करने लगी। हम बातें ही कर रहे थे कि लॉर्ड बाहर से अपने लिए हेरोइन लेकर आ गया, लेकिन मेरे पूछने के बावजूद भी उसने गजाला के बारे में मुझे कुछ मालूमात फराहम नहीं की थी। वीरा ने मुझे ये कहकर वापस होटल लौटा दिया कि वो खुद उससे पूछने की कोशिश करती है और जो मालूमात उसे हासिल होंगी वो मुझे फ़ोन पर मुतल्ला कर देगी। मेरे होटल पहुंचने के बाद सुल्तान शाह भी थकाहारा लौट आया था। हम बातें ही कर रहे थे कि एकदम वीरा का फ़ोन आ गया। थोड़ी इधर उधर की बातें होने के बाद वीरा ने मुझे यह बताया कि आइजक अभी उसी के साथ है। इससे पहले कि तलखी बढ़ जाती मैंने पूछा कि यह बताओ तुमने फ़ोन क्यों किया है? शाम के प्रोग्राम के बारे में कुछ मशवरा करना था। वो प्रोग्राम तय है, उसमें मशवरे की क्या ज़रूरत है? आइजक चला जाए तो मैं दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त भी कर लूँगी। तुम इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मेरा साथी दूसरी गाड़ी में हमारा पीछा करेगा। मैंने झिझकते हुए कहा, अगर तुम्हें उसकी अकल और कुव्वत फैसला पर इतना ही भरोसा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यह ख्याल रखना कि उसने किसी बिगड़ी हुई सूरत हाल को सही तरीके पर हैंडल नहीं किया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। उसके तबसरे पर मैं दिल ही दिल में हंस दिया। सुल्तान शाह को उसकी सलाहियतों पर शुबा होने लगा था और वो सुल्तान शाह के बारे में बेअतमादी का शिकार थी। तुम फिक्र न करो, मुझे सब कुछ समझा दूंगा। तुम मुश्किल की गाड़ी के साथ असलहे का बंदोबस्त करना न भूलना। तुमको उसके तरीकाकार से मायूसी नहीं होगी।
उससे गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करते हुए मैं ज़हनी तौर पर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था और मुझे यकीन हो चला था कि वीरा ने आइज़क से बहुत कुछ मालूम कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो एक नया लाहेमल तैयार कर रही थी। सुल्तान शाह के लिए भी ये बात तसल्लीबख्श साबित हुई कि वीरा ने बिला हीलो हुज्जत उसकी तजवीज़ मान ली थी। सुल्तान शाह सैर से वापसी पर मैकडॉनल्ड शॉप से कुछ खा पी कर अपनी आतिश शिकम सैर कराया था, लिहाजा मैंने उसे तैयारी के लिए उसके कमरे में भेज दिया। अपने गुसलवाने में नहाते हुए मैं उसकी मासूमाना खुशियों के बारे में सोचता रहा। वो जदीद दौर में रहने वाला एक दलेर लेकिन सादालू इंसान था, जो वसाइल की कमी की वजह से खुद को कभी उस सतह पर न ला सका जहां घर बैठे इंसान दुनिया जहान के मालूमात से बहरावर हो सकता है। और उसकी यही बेखबरी उसकी जिंदगी में अचानक छोटी छोटी बेतेरी खुशियां बखेर देती थी। जब कोई अनजानी चीज या कोई नया तजुर्बा सामने आता तो वो खिल उठता था, जैसे वो सब ही उसी की दरियाफ्त हो। वो शहर के लिए नया था, इसलिए दिन के उजाले में भी उसने वहां अपना दिल बहलाने के बहुत से लवाजमात दरियाफ्त कर लिए थे। वैसे भी वहां दिन की बहुत सी तफरीहात थी और कुछ नहीं तो 2 मंजिला लाल बसों की ऊपरी मंजिल से शहर के मसरूफ बाजारों और मसरूफ मकामात की सैर ही एक भरपूर तफरी थी। लेकिन जो लोग उस शहर के नब्जों से वाकिफ थे वो जानते थे कि धुंधलका फैलते ही ये शहर तेजी के साथ अपनी कैंचली बदलता था और उसका रोशनियों में नहाया हुआ पुरस्रार सा रूप हर एतबार से रंगीन और दिलकश होता था। उस वक्त मेरे सामने गजाला की बाजियाबी का अहम मिशन मौजूद था, जिसको पूरा किए बगैर मैं ज़हनी सुकून से महरूम था। मैंने फैसला किया कि उस काम से फारिग होने के बाद सुल्तान शाह को उस शहर के शब रोज़ के ऐसे भरपूर जलवे दिखाऊंगा कि उसकी सारी हसरतें निकल जाएंगी। होटल में बैठना बेसूद था, इसलिए गुसल से फरागत और तैयारी के बाद मैं सुल्तान शाह को साथ लेकर वहां से निकल खड़ा हुआ। बेकर स्ट्रीट के ट्यूब स्टेशन पर उतरकर मैंने सबसे पहले रेस्टोरेंट में अपनी शिकम पूरी की। फिर हम बेकर स्ट्रीट के भरे पूरे बाजार की सैर करते हुए लंदन के सबसे बड़े मरकज खरीदारी की तरफ हो लिए। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का रुख करने से पहले ही ट्यूब स्टेशन के करीब सुल्तान शाह की निगाह एक बड़े से सब्ज गुंबद पर पड़ी तो वह एहतराम अमेज अंदाज में चौंका था। ये कौन सी मस्जिद है यहाँ? उसने उसी अंदाज में दरियाफ्त किया था। मस्जिद नहीं, ये मादाम तसाद की स्यागाह है, जहाँ अंदर बैठे हुए तमाशाइयों के लिए कैमरों की मदद से सियारों की नकलो हरकत और तुलू गरूब का समा पैदा किया जाता है। यह भी देखने वाला तमाशा होगा। यही मोमी मुजस्मों की मशहूर नुमाइशगाह है, जहाँ मोम और गोश्त पोश्त के इंसानों में इम्तियाज करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद होटल के इस्तकबालिया काउंटर से इजाजत मिलने पर हम दोनों ऊपर पहुंचे तो वीरा ने सुल्तान शाह का खासी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, क्योंकि वो उन दोनों की पहली बाकायदा मुलाकात थी। उन दोनों का एक दूसरे से सामना तो कई बार हो चुका था, लेकिन रूबरू बाकायदा तारुफ की नौबत कभी नहीं आई थी। सफर और लंदन में कयाम के बारे में सुल्तान शाह के तासरात मालूम करने के बाद उस वक्त वीरा बहुत हैरान हुई जब उसकी पेशकश के जवाब में सुल्तान शाह ने किसी भी नशे से इनकार कर दिया। हैरत है कि इसके बगैर भी तुम बेखौफी का मुजाहरा कर सकती हो, वो हैरत के साथ बोली। नशे में बहादुरी का इजहार खुदकुशी बन जाता है। मैं तो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता। सुल्तान शाह ने कनखियों से वीरा के हसीन सरापा का जायजा लेते हुए कहा, मेरी तरफ निगाहें भर कर भी देखोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। वीरा ने अपनी जात में उसके इत्याग को भांपते हुए बेबाकाना लहजे में चोट की और सुल्तान शाह का चेहरा निदामत से सुर्ख हो गया। मैं तुम्हें तो नहीं देख रहा था, मर्द होकर शर्मा रहे हो, वो जानदार कहका लगाकर बोली। तुम मशरकियों की यही अजीबो करीब अदा तुम मार डालती है। बस मैंने जल्दी से दखल अंदाजी करते हुए कहा, इसे तुम माफ़ी रखो, ये तुम्हारी जात के शहर में पंथने वालों में से नहीं है। फिलहाल तुम आइज़क पर ही अपनी तवज्जो मरकूज रखो। मेरे कहने पर वो तिल मिला कर रहेगी, लेकिन सुल्तान शाह के कुछ पलटे न पड़ सका, क्योंकि मैंने उसे फ़ोन पर वीरा से होने वाली पूरी गुफ्तगू से आगाह नहीं किया था। अंधेरा फैल गया है, रवानगी का क्या बंदोबस्त है? मैंने वीरा की जुबान खोलने से पहले ही मौजूद तब्दील कर दिया। चलो, उसने अचानक कर अपनी जगह छोड़ दी। मैं बस 2 मिनट लूंगी। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर होंठों पर लिपस्टिक की हल्की सी तह जमाई, लिबास की शिकनें दुरुस्त की और वेंटी बैग में कुछ उलट पलट करने के बाद नकासी के दरवाजे की तरफ बोली। सुल्तान शाह के लिए हथियार कहाँ है? मैंने पूछा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि ये बेचारा ने हत्या ही है। वो चुभते हुए लहजे में चोट कर ही गई, फिर जल्दी से बोली, बाहर निकलो, गाड़ी में यकीनन कुछ न कुछ मौजूद होगा। होटल के हमारे से निकलने के बाद हम वीरा की रहनुमाई में चंद गलियों से गुजरते हुए एक बंद गैराज के सामने पहुंच गए। बंद दरवाजे से बाहर सुरमई रंग की एक कार पार्क की हुई थी। वीरा ने वेंटी बैग में से चाबी निकाल कर गैराज का मुकफ्फल दरवाजा खोलकर अंदर रोशनी की तो वहां भी एक स्याह कार पार्क की हुई थी और फर्श पर रिंग में लगी हुई एक चाबी पड़ी हुई थी, जो गालबन बंद दरवाजे के नीचे से अंदर डाली गई थी। वीरा ने फर्श से चाबी उठाकर सुल्तान शाह की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी है। ये कहते हुए उसने गैराज से बाहर पार्क की हुई सुरमई कार की तरफ इशारा किया था। ड्राइविंग सीट के नीचे बड़े बोर का पिस्तौल फाजिल मैगजीन समेत मौजूद होगा। यहाँ गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक के कवानीन और अलामात पर निगाह रखना, वरना किसी ने रोक लिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ बिला लाइसेंस ड्राइविंग का शुमार संगीन चुराई में होता है। सुल्तान शाह ने सुरमई कार में वीरा के बयान के मुताबिक असलहे की मौजूदगी की तायद की।
और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी वहां से हटा ले गया। चंद सानियों बाद गैराज मुकम्मिल करके हम दोनों स्याह कार में वहां से रवाना हो गए। वीरा ड्राइविंग कर रही थी और मैं उसके बराबर में बैठा हुआ था। सुल्तान शाह ट्रैफिक के हजूम में मुनासिब फासले से सुरमई कार में हमारे पीछे आ रहा था। तुम्हारा ऑपरेटर्स कहाँ है? मैंने थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। मेरे पास ही है, अब तो कुछ पता नहीं कि कब कौन सा ठिकाना छोड़ना पड़ जाए। वो बोली, जरा एक सिगरेट तो सुलगाओ, मेरे लिए काफी देर हो गई है। तुम्हारा तो चेहरे पर आधी नकाब लगाकर ड्राइविंग करने का इरादा था, कहीं पहचान ही न जा सको। नकाब मौजूद है लेकिन अंधेरे में उसका इस्तेमाल जरूरी नहीं रहा, बाहर से कोई मुझे पहचान न सकेगा। क्यों ना दाऊद को टटोला जाए। मैंने जली हुई सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए तजवीज़ पेश की। तजवीज़ माकूल है, पता तो चले कि फ्रैंकी के कत्ल के बाद वो क्या सोच रहा है। जरा मेरी वेंटी बैग्स में से ऑपरेटर्स को निकालो। उसकी झल्लाहट उस वक्त काबिले दीद होगी। उसने कार एक पुरस्कून सड़क पर मोड़ते हुए कहा। मैंने दोनों नशिस्तों के दरमियान रखा हुआ उसका वेंटी बैग उठाया तो वो गैर मामूली तौर पर वजनी था। जिप खोलकर अंदर हाथ डाला तो दीगर अशिया में एक छोटा सा पिस्तौल और वजनी ऑपरेटर से अलग ही महसूस हुआ। मैंने ऑपरेटर्स निकालकर वीरा की हदायत के मुताबिक उसका माइक्रो एंटीना बाहर खींचकर पावर सप्लाई स्विच ऑन किया और उसकी नाब घुमाकर आवाज इतनी बढ़ा दी कि कार में हल्का सा रेडियाई शोर सुनाई देने लगा। वीरा ने दाहिने हाथ से स्टीयरिंग संभाला, बाएं हाथ पर ऑपरेटर्स थाम कर अंगूठे से ट्रांसमीटर बटन दबाते हुए वक्फे से शुगर क्वीन के हवाले से अपनी कॉल दाऊद के लिए नशर करने लगी। दाऊद रिसीविंग। कई बार की कोशिश के बाद आखिरकार ऑपरेटर्स पर रेडियाई शोर में एक मर्दाना आवाज उभरी जिसे मैं ना पहचान सका, क्योंकि फोन और ट्रांसमीटर पर आवाजों में नुमाया फर्क हो जाता है। मैं खुद कई बार तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मालूम होता है कि तुम्हारा ऑपरेटर्स कल रात से मुसलसल पड़ा हुआ था। ओवर। क्या जरूरत पेश आ गई थी मुझसे राब्ता कायम करने की? ओवर। वीरन तंजिया लेजे में सवाल किया। फ्रैंकी के दिल में पवस तुम्हारा खंजर पहचान लिया क्या? उसको मार कर तुमने अच्छा नहीं किया, वो हमारे मायानाज दिमागों में शुमार होता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम नादानिस्तगी में तबाही के रास्ते पर चल पड़ी हो। अभी भी वक्त है, ऐसा ना हो कि हमारी सफ़ों में तुम्हारी वापसी ही नामुमकिन होकर रह जाए। ओवर। मशवरे का शुक्रिया, वीरा जहरीले लहजे में बोली, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी राह में हायल होने वाले हर शख्स को इसी तरह बेरहमी के साथ सिपा कर दूंगी, लिहाजा मेरा पीछा छोड़ दिया जाए। ओवर। तुम धमकी दे रही हो? यहाँ वाले अपने मामलात में आज़ाद हैं, वो चाहे तो अपने शुबहात की तस्दीक या तरदीद के लिए दिन रात मेरी भी निगरानी करवा सकते हैं। ओवर। जरूर करा सकते हैं, क्योंकि तुम महज हुक्म के गुलाम हो, मगर मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओवर। मुझे मालूम हो चुका है कि तुम डैनी के साथ मिल गई हो। वो लॉयड कॉटेज के साने में मरा नहीं था, बल्कि जिंदा है और लंदन में मौजूद है, मगर मैं फिर भी तुम्हें मुसाहलत की पेशकश कर रहा हूँ। ओवर। दाऊद के वो अल्फाज सुनकर मैं अपनी जगह सुन्न होकर रह गया था। मेरी तमाम तरह एहतियात और राजदारी के बावजूद वो लोग मेरे जिंदा बच निकलने की खबर से आगाह हो चुके थे, और ये बात यकीनी थी कि कोई भी मौका मिलने पर वो मुझे घेरने की सफाकाना कोशिशों का आगाज कर सकते थे। यहाँ वाले अपने मामलात में आज़ाद और खुद मुख्तार है, तो मेरे बारे में तुम अपनी पेशकश उन पर कैसे मुसल्लत कर सकोगे? ओवर। वीरा उसे मज़हका उड़ाने वाले लहजे में दरियाफ्त कर रही थी। अपना लहजा दुरुस्त करो वीरा, दाऊद की आवाज़ में गुस्सा होत कराया। ये ना भूलो कि अगर तुम कभी मुझे जवाब दे नहीं रही हो तो मैं भी तुमसे कमतर नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हारी गर्दन पकड़ सकता हूँ। ओवर। उसी वक्त कोशिश क्यों नहीं करते? ओवर। वीरा का लहजा हड्डियां सुलगा देने वाला था। ये ना समझो कि तुम मेरे आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर निकल गई हो। वीरा के अंदाजे गुफ्तगू पर वो मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक मुश्तिल हो गया था। तुम एक लम्हे के लिए भी मेरी दस्तरस से नहीं निकल सकी हो। आज सुबह डैनी तुम्हारे पास था, दोपहर तुमने आइजक के साथ गुजारी है, और अब शायद सिरे के कुर्बत चवार में हो। स्ट्रीट लैम्प के घटते बढ़ते इनकास में मैंने देखा कि वीरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। डैनी तुम्हारे साथ है और उसका दरबारी मसाहिब पीछे दूसरी गाड़ी में है। ऑपरेटर्स के रिसीवर पर दाऊद की वसीली आवाज उभर रही थी। मैं जब चाहूँ तुम्हें अपने कदमों में झुका सकता हूँ। ओवर। चंद सानियों के लिए वीरा की कुव्वत गोयाई स्लिप होकर रह गई थी, और कार में सिर्फ इंजन का धीमा शोर या हल्की रेडियाई आवाजें बाकी रह गईं, और उस गूंज में मेरा जहन तेजी के साथ काम कर रहा था। दाऊद उन लोगों में से नहीं था जो अपने दुश्मन पर बर्तरी हासिल करने का कोई भी मौका ज़ाया करते। वो वाकई वीरा के बारे में हर बात से वाकिफ था, और शायद इससे आगे भी बहुत कुछ जानता, क्योंकि वो हमारे सिरे की तरफ रवानगी से भी बाखबर था। मगर यह बात हैरत अंगेज थी कि उस बाखबरी के बावजूद उसका कोई आदमी वीरा से नहीं टकराया था। दाऊद से यह तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो सारी मालूमात हासिल कर लेने के बाद किसी अमली कार्रवाई से गुरेज करते हुए महज ऑपरेटर्स पर वीरा से राब्ता कायम करने की नाकाम कोशिश करता रहा, ताकि उसे अपनी मालूमात से मरूब करके वापस आने पर मजबूर कर सके। जो कुछ वो गुस्से में बता गया था उसके बाद तो उसे मुझको पूरी कुव्वत के साथ पीस टालने की कोशिश करना चाहिए थी, लेकिन वो फ्रैंकी जैसे अहम आदमी से हाथ धोने के बाद भी खामोश था। उसका वो रवैया मेरे लिए नाकाबिले फहम बल्कि इंतहाई गैर फितरी था, जिसका सबब अंधेरे में था। ट्रांसमीटर बटन छोड़ दो वीरा, मैंने पुरस्कून रहने की कोशिश करते हुए कहा। इसलिए मैं मुझे खौफ नहीं रहा था कि मेरी आवाज़ दाऊद के कानों तक पहुंचने का इम्कान भी था, क्योंकि उसे वीरा के साथ मेरी मौजूदगी का इल्म था। मान उसके आखिरी दो फिक्रे मेरे जहन में चमाका करके
मेरे वीरा के साथ जाने का फैसला बहुत ताखिर से हुआ था। वीरा से फोन पर जो बात हुई उसमें सारी तजवीज़ मैंने ही पेश की थी और मेरी यादाश्त के मुताबिक वीरा ने जवाब में फ़ोन पर जो कुछ कहा उससे प्रोग्राम में तब्दीली का सही अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। उसका मतलब था कि वीरा के होटल से गैराज तक होने वाली गुफ्तगू भी दाऊद ने सुनी थी और वह हर उस बात से बाखबर मालूम हो रहा था जो वीरा की मौजूदगी में हुई थी, क्योंकि होटल में हमारी गुफ्तगू सुनने वाला कोई चौथा फर्द मौजूद नहीं था। इसलिए मेरे जहन में पहला शुबा यही पैदा हुआ कि कहीं वीरा नादानिस्ती में कोई ताकतवर लासिल की डिक्टाफोन न लिए फिर रही हो, जिसके जरिए उसके साथ मेरे होने वाली हर बात कहीं सुनी जा रही हो। बाजी उलटती नजर आ रही है डैनी। वीरा की सूती हुई आवाज़ उभरी। उसने शिकस्त खोरदा अंदाज में ऑपरेटर्स अपनी गोद में डाल दिया था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। वो अभी तक तुम्हारी क़यामगाह से बेखबर है। मैंने उन लोगों में बहुत वक्त गुजारा है और मैं देख चुका हूँ कि जदीद तरीन मवासलाती शोबदे हर वक्त उनकी दस्तरस में रहते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम नादानिस्ती में कोई ताकतवर वायरलेस डिक्टाफोन लिए फिर रही हो जो इस बदमाश की मालूमात का जरिया बनता रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर डिक्टाफोन का शुबा हो सके। वीरा ने मुजमहल आवाज़ में जवाब दिया। तुम लोग कहाँ गायब हो? मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूँ वीरा। ओवर। वीरा की गोद में पड़े हुए ऑपरेटर से दाऊद की आवाज़ उभरी, लेकिन मैंने वीरा का बाजू दबाकर उसे दाऊद की कॉल का जवाब देने से रोक दिया। इसे बकने दो, मैंने बुलंद आवाज़ में वीरा से कहा। तुम जहन पर जोर देकर यह बताओ कि आज सुबह जब फ़ोन पर तुमने मुझे अपने पते से आगाह किया तो ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हारे करीब नहीं थी जो पहले साथ रही हो? वेंटी बैग उस वक्त मेरे साथ नहीं था। उसे कमरे में छोड़कर मैंने नीचे से कॉल की थी क्योंकि कमरे का इंस्ट्रूमेंट ख़राब था। उसने सोचते हुए जवाब दिया। और इस बैग में सब तुम्हारे निजी इस्तेमाल की चीज़ें हैं? मैंने सवाल किया। हाँ, फिर भी तुम चाहो तो देख सकते हो। मैंने एक बार फिर वेंटी बैग छान मारा, लेकिन उसमें रकम, मेकअप के सामान और पिस्तौल के अलावा ज़ाती इस्तेमाल की चंद निस्वानी अशिया के अलावा कोई मुश्तबह चीज़ मौजूद नहीं थी। और यूं आखिरकार मेरी निगाह वीरा की गोद में पड़े हुए ऑपरेटर्स पर मरकूज हो गई। यही एक ऐसी चीज़ थी जो गालबन दाऊद से वीरा तक पहुंची थी और उस पर शुबा करना आसान नहीं था। लेकिन मैंने जीवा हाउस में MT300 जैसे ताकतवर और वसी हथियार अमल वाले ट्रांसमीटर से लेकर फोटो सेल से मुंसलिक खुदकार हिफाजती निज़ाम तक बहुत सी अजीब चीज़ें देखी थी। इसलिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि दाऊद ने वीरा पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए उसी ऑपरेटर्स में कोई डिक्टाफोन नस्ब करवा दिया था जो ऑपरेटर्स ऑफ होने के बावजूद काम करता रहता था और उस कदर हिसास था कि सारे मुकालमात मनो अन दूसरे पर मुंतकिल कर देता था। मैंने एक अहम फैसला करते हुए वीरा की गोद से ऑपरेटर्स उठा लिया। ऑपरेटर्स के बारे में उसे अपने शुबहात से आगाह किए बगैर मैंने बराह रास्त दाऊद से बात करने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है कि तुम इस गाड़ी में होने वाली तमाम गुफ्तगू लफ्ज़ बस लफ्ज़ सुनते रहे हो, लेकिन दानिस्ता अनजान भरकर हमें फरेब देने की कोशिश करे हो। ओवर। मैंने खुश्क और दुरुस्त लहजे में कहा। अच्छा हुआ कि तुमने बराह रास्त बात करने का फैसला कर लिया। ऑपरेटर्स पर दाऊद की आवाज़ उभरी। मेरा ख्याल है कि वीरा अपनी सारी चालाकी और मकारी के बावजूद शुरू से तुम्हारे जाल में फंसी चली गई थी और अब तुम उसे इस हद तक आगे ले गए हो कि वो खुद को तुम्हारे इशारों पर नाचने पर मजबूर पाती है। ओवर। यह तकरीर मेरी बात का जवाब नहीं है। ओवर। मुझे तुम्हारी जहानत का एतराफ़ है डैनी। तुम्हारी सांसों की आवाज़ भी मुझसे पोशीदा नहीं है। वीरा पर मुझे मार्टिन की मौत के बाद ही से शुबा था और मैंने उसे उस तरह बक करवाया है कि तुम सर के बल खड़े होकर भी डिक्टाफोन का सुराग न लगा सकोगे। तुम्हारी जहानत हमारी निगाहों में थी, लेकिन तंजीम से बगावत की राह इख्तियार करके तुमने न सिर्फ अपनी तरक्की के इम्कानात खत्म कर लिए बल्कि बदतरीन सजा के हकदार बन गए हो। ओवर। मुझे यक बयक अपनी आंतों में बल पड़ते हुए महसूस होने लगे। उसने बग की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया था। वो हमारी सिरे से रवानगी से भी बाखबर था। उसका मतलब था कि गजाला के बारे में वीरा के कमरे में होने वाली गुफ्तगू से भी वह हर्फ बाहरफ आगा था और उसे कोई घनौना खेल खेलने के लिए तवील मोहलत मिल चुकी थी। शायद वो जैकब के सिरे वाले मकान में गजाला पर बहुत देर पहले हाथ डाल चुका था, लेकिन उसका इजहार नहीं कर रहा था। मुझे खौफ आने लगा कहीं वो मुझे और वीरा को मुसालत पर आमादा न पाकर गजाला की जात को तुर्क चाल के तौर पर इस्तेमाल करने पर न तुल जाए। इतने बुलंदोबांग दावे ना करो मिस्टर दाऊद के बाद में शर्मिंदा होने की गुंजाइश भी न रहे। मैंने अपना लहजा दनिस्ता धीमा रखते हुए कहा, तुमने एक दिन की मुद्दत में डिक्टाफोन वीरा के बदन में तो नहीं छुपाया होगा? मुझे चैलेंज करोगे तो जरा सी देर में उसका सुराग लगा लूंगा। ओवर। इसे चैलेंज ही समझ लो। ओवर। चैलेंज के लिए कोई शर्त जरूरी होती है। शर्त बताकर मुझे सिर्फ 15 मिनट दे दो, मैं तुम्हारा बग तलाश कर लूंगा। न कर सका तो वीरा से ताल्लुक खत्म कर दूंगा। ओवर। तुम मुझे किसी शर्त को पूरा करने पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए शर्त का बगैर कोशिश करो। ओवर। सिरे के बारे में तुम क्या जानते हो? ओवर। मैं अपनी बेचैनी पर मजीद काबू न पा सका। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या जानता हूँ। गुर्राटनुमा तंजिया हंसी के साथ उसकी आवाज़ उभरी। तुम बिला वजह ही अपना वक्त और पेट्रोल बर्बाद कर रहे हो। ओवर। उसे ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो ये याद रखना दाऊद कि तुम मौत की आरजू करोगे लेकिन तुम्हें मौत न मिल सकेगी। ओवर। मैंने गुस्से से लड़ती आवाज़ में कहा, खुद को हमारे हवाले कर दो, बस यही एक सूरत उसे बचा सकेगी, वरना उसके साथ जो कुछ हो सकता है उसके बारे में सोचना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे साथ वीरा भी होगी। अकेले आए तो अंजाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ओवर।